हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में क्वांटम नंबर्स और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गो प्रिंसिपल, इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। आज इन्हीं टॉपिक्स में कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शंस, साथ के साथ हम ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करें, ये बातें सीखेंगे। ये हमें आगे बहुत हेल्प करेंगे। हम आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स चेक करने, राइट। चलिए सबसे पहले हम यही देखते हैं कि किसी एलिमेंट के अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है तो हम उससे कैसे पता लगाएं कि हमारे पास वो किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है और वो किस ग्रुप का मेंबर है, राइट। चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया एग्जांपल जिंक, ठीक है। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास शॉर्टन करनी हो तो हम हमेशा नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को लेकर चलते हैं। तो मैंने 18 एटॉमिक नंबर तक आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख ली। जो रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरे सामने ये आई 3d10 4s2, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डी में कितने होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में कितने होंगे, और ये भी हमने सीखा था कि इस डी से पहले किसको भरा जाएगा, एस को। 4s को पहले भरा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले किसको फिल करने जाएंगे, 4s को। फिर इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, 3d में। ये हमने स्पेशली कुछ एग्जांपल्स के साथ देखा था। अब अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे पहली बात, अगर मुझे ब्लॉक के बारे में जानना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो जो ब्लॉक होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। ब्लॉक हमेशा यही बताते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। तो यहां पर आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, डी में। कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखो, जिंक एटॉमिक नंबर 30। आर्गन को शॉर्ट फॉर्म में मैंने कॉन्फ़िगरेशन में से शॉर्ट फॉर्म ऑफ द आर्गन ले ली। रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन 3d10 4s2, ठीक है। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, लास्ट इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन भरते भरते लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, 3d10, यानी कि डी में गया। हम पहले 4s को फिल करते हैं, 3d से पहले हम किसको भरते हैं, 4s को, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन बाद में लेगा। हालांकि इसका क्वांटम नंबर बड़ा है, बट यहां पर क्वांटम नंबर को ओवरकम कर रहा है कौन, एनर्जी लेवल डायग्राम में ये बात हमें अच्छे से समझ में आएगी। अब हमारे पास अगर ये 4s भर चुका है, अपने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो बचे हुए 18 + 2 20, एटॉमिक नंबर है 30। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10। बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, डी ऑर्बिटल में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल। तो इस एलिमेंट का ब्लॉक कौन सा होगा, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाए उसी के नाम से ब्लॉक। एक बार यहां पर आते हैं। इसको करने से पहले तुम्हें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आते हैं। वैसे तो ये हमारे अगले चैप्टर में आएंगे, लेकिन अगर हमें अभी समझ में आ जाए तो आगे दिक्कत नहीं आने वाली। एस ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किसमें, एस सब शेल में। ध्यान रखना, जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसी के ऊपर उसका नाम, ब्लॉक का नाम रखा जाता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है तो ब्लॉक कौन सा होगा, एस ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है तो ब्लॉक कौन सा होगा, पी ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है तो कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में है तो कौन सा ब्लॉक है, एफ ब्लॉक। तो ये ब्लॉक्स को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए जब लास्ट इलेक्ट्रॉन का हमें पता रहे कि वो इन चारों ऑर्बिटल्स में से किस में आखिर में पहुंच रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ये एलिमेंट उसी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है।
अब यहाँ पर एक ब्रीफ पीरियोडिक टेबल का मैंने छोटा सा फोटो या डायग्राम बनाकर बताया आपको। ऐसा दिखता है हमारा पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर ऐसे 2 लाइनें होती हैं, यहाँ पर ऐसे 6 लाइनें होती हैं। ये लास्ट लाइन, इसको हम बोलते हैं नोबल गैस। आपने 10th क्लास में भी एक बार पढ़ा होगा और आपकी बुक्स के स्टार्टिंग में होता है। वैसे भी हम इसको डिटेल में भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बीच में इन 2 लाइंस और इन 6 लाइंस के बीच में 10 लाइन होती हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल 10 लाइन होती हैं। तो हम यहाँ सिर्फ इतना बाइफरकेट करना चाहते हैं कि इन 2 लाइंस को हम एस ब्लॉक का नाम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भी एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? एस ऑर्बिटल में। यहाँ पर जितने भी लाइंस हैं उनको हम डी ब्लॉक का नाम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करना चाहिए? डी ऑर्बिटल में। रेस्ट ऑफ द लाइंस आर ओबे दी p orbital. अगर last electron enters in the p orbital, then we just say that group, that block is p block. Similarly, आपको पीरियोडिक टेबल के नीचे ऐसे 2 लाइन और बनी हुई दिखाई देंगी, जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो हम उसको f ब्लॉक का नाम देते हैं। इन दोनों लाइनों को अलग अलग नाम से जानते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज, राइट। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस तरीके से तो हम ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं। फिर बारी आती है पीरियड्स की। बेटा यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर हीलियम होता है। या आपने अपनी बुक में पीरियोडिक टेबल में देखा भी होगा। इस प्रकार से हमारे पास बेटा 7 लाइनें होती हैं, 7 लाइन। हम बोलते हैं 7 वर्टिकल कॉलम्स। 7 वर्टिकल कॉलम्स को बोला जाता है पीरियड्स। और हमारे पास इस प्रकार से बेटा होते हैं 18 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, 18 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को बोला जाता है बेटा ग्रुप। ये सब आपने 10th स्टैंडर्ड में लास्ट चैप्टर, केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस में किया हुआ है, ठीक है। जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हम उस हिसाब से क्या करते हैं, अपने ग्रुप्स और पीरियड्स बांटते हैं। अच्छा, हमारे पास ब्लॉक कौन कौन से हैं ये हमें समझ में आ गया। हमारे पास पीरियड्स कौन कौन से हैं, हमारे पास ग्रुप कितने हैं, ग्रुप कितने कौन कौन से हैं। यहाँ पर 2 ग्रुप होते हैं, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं। और इन दोनों के एफ ब्लॉक के पार्ट्स जो है वो डी ब्लॉक के अंदर ही आते हैं, लेकिन हम इनके अलग अलग ग्रुप्स देखते हैं। यहाँ पर टोटल 14 जो है ग्रुप्स नहीं बोलेंगे, हम इसको सीरीज ही बोलेंगे। तो ये 28 एलिमेंट्स होते हैं जो एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 118, ठीक है। तो ये एक जस्ट समरी थी जो हमने 10th स्टैंडर्ड में की हुई है। हम इसी की हेल्प से यहाँ पर आज ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि गिवन एलिमेंट कौन से ब्लॉक से, कौन से पीरियड से और कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। मैं जिंक का एग्जांपल लेकर चल रही थी, तो मैंने बताया आपको कि डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक से, ठीक है। अब मुझे जानना है पीरियड कौन सा है। तो बेटा जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कितनी ही लंबी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, उसमें जो सबसे बड़ा n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे बड़ा जो n होगा वो ही उसका क्या होगा, पीरियड। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 4। ये n हमने कैलकुलेट करना प्रीवियस वीडियोस में सीखा है, दैट आर बिलोंग फ्रॉम द क्वांटम नंबर्स, राइट। तो n की वैल्यू यहाँ क्या है, 4। तो इन सब में अगर मैं आर्गन वाले भी इंक्लूड करती हूं तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4।
तो 4 लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, पीरियड फॉर दिस एलिमेंट। क्लियर? फिर से एक बात सुन लीजिए, फिर से एक बात ध्यान दे लीजिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां एंटर करेगा उस सब ऑर्बिटल को तो हम ब्लॉक का नाम देते हैं, और जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कॉन्फ़िगरेशन में आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n, आपको इस प्रकार से मिलेगा एन एस, एस के ऊपर 1 to 2, 1 से 2 तक हो सकते हैं, एन डी, एन पी, दिस एन इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जितना बड़ा, जो कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही क्या होगा, हमारा पीरियड। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप की। हम ग्रुप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, अगर हमारा ब्लॉक है डी, अगर हमारा एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, तो डी ब्लॉक में पहचानने के लिए हमारे पास क्या, डी ब्लॉक में पहचानने के लिए हमारे पास यही है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी एंड एस। उस वक्त, जिस वक्त कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए, उस वक्त डी ऑर्बिटल में और एस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने हो सकते हैं, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2, हमने किया है ऐसा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे आप उनको जोड़ दीजिए। अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का है, क्लियर, अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उन सबको जोड़ दीजिए, जितना भी आपको सम टोटल मिलेगा, मुझे यहाँ पे 12 मिला, तो दैट वन इज द ग्रुप फॉर दिस एलिमेंट। ये उस एलिमेंट का ग्रुप है, और हम आसानी से बता सकते हैं कि भाई इसका ब्लॉक कौन सा है, इसका पीरियड नंबर क्या है, और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी 2-3 एग्जाम्पल और करवाऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया निकल। निकल हमारे पास, वी वेल नो अबाउट दिस, कि निकल हमारे पास भी डी ब्लॉक में होता है, लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे को कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन उसको एटॉमिक नंबर गिवन है, तो कॉन्फ़िगरेशन तो वो लिख ही सकता है। वो 1s2 2s2 से स्टार्ट करता है, तो 18 पर उसको आर्गन की शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। अब कंटिन्यू कर रहे हैं हम 4s2 3d8। देखो ऐसे लिखा हुआ भी गलत नहीं है, लेकिन आप इसको रीअरेंज करके लिख लो तो ज्यादा बेटर है। आर्गन 3d8 4s2, मैंने ये लिख दिया। अब देखो आर्गन के बाद मैंने 4s2 लिखा, ये रूल था, अभी पीछे भी बताया था कि इसकी एनर्जी कम और इसकी ज्यादा होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किसको भरेंगे, 4s को। तो 18 + 2 20, 28 एटॉमिक नंबर है, तो कितने बच गए, 8 बच गए। तो हमने 3d में कितने इलेक्ट्रॉन डाले, 8 डाले। अब आप इधर मत देखिएगा, इसी तरफ ध्यान लगाकर मुझे बताइएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, यहां या यहां। लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बच गया, आखिरी का इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कौन से ऑर्बिटल में एंटर करता है, डी में ना, डी में एंटर करता है। तो मैंने क्या बताया था, जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वही क्या होगा, ब्लॉक, वहां पे बता रखा है। तो डी में एंटर किया, तो ये निकल जो है ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। चलिए अब बात करते हैं पीरियड की। इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा एन क्या है, सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आई है, छोटी फॉर्म ऑफ आर्गन हमने लिखी, तो जाहिर सी बात है इसमें 3 से नीचे नीचे ही होंगे, 3 तक ही होंगे। 3p6 होता है, 3p6 तक ही है। तो 3 के बाद बड़ा कौन है, 4, और 4 यहां पर बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो यही क्या है हमारा पीरियड। यही तो बताया गया था ना कि जो सबसे बड़ा क्वांटम नंबर होगा वही क्या होगा, हमारा पीरियड। अब फिर से बात आती है ग्रुप की। मैंने आपको कहा कि अगर एलिमेंट डी ब्लॉक में है, अगर एलिमेंट डी ब्लॉक में है, तो डी में और एस में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, जितने इलेक्ट्रॉन डी में हैं, जितने इलेक्ट्रॉन एस में हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर जो सम टोटल आएगा वो क्या होगा,
ग्रुप नंबर। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी, क्वाइट इजी, मोर प्रैक्टिस नीड दिस क्वेश्चंस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इसको अच्छे से कर पाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक थोड़ा सा और मुझे बताना था कि अगर हम यहां से किसी एलिमेंट को आयन में बदल दें तो हम इलेक्ट्रॉन कहां से निकालें। देखो ये तो हमें समझ में आ गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां एंटर करेगा वो हमारा ब्लॉक होगा। तो अगर हमें आयन बनाना है, आयन मतलब कैटायन और एनायन बनाना है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? क्या वो बिल्कुल आखिरी शेल में आएगा या जिसकी एनर्जी कम है उसमें आएगा, है ना? अब यही तो हमें डिसाइड करना है। देखिए मैंने जिंक के 2 आयन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस कर दिए। ये कैटायन है बेटा, ध्यान रखें कैटायन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। इसको मैं थोड़ा सा यहां पर आपको करके बताती हूं कि मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करूंगी। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद हमने इसको, मैंने आर्गन की फॉर्म नहीं लिखी, मैंने सिर्फ इनकी फॉर्म लिखी कि मेरे पास डी के ये 5 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है, डी के 5 ऑर्बिटल हो गए। और मेरे पास किसके ऑर्बिटल थे? एस के बेटा ऐसे ऑर्बिटल थे, इसको 4s का और इसको 3d का ऑर्बिटल माना। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। तो बात ये आती है वो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएंगे या 3d में से? पहले किसको भरा था? 4s को। सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन किस में आए? 3d को। लेकिन बड़ा कौन है? 4s। बाहर कौन है भाई? शेल में बाहर की तरफ कौन है? 4s। अंदर की तरफ कौन है? d। बाहर अंदर समझ में आ रहा है ना कि भाई न्यूक्लियस के बाद पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। तो ये तो तीसरी शेल हो गई, चौथी शेल होगी। चौथी शेल का s बाहर है या तीसरी शेल का d? भाई बाहर जो होगा वही तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो 4s में से इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जाएंगे? लॉस। अगर मैंने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो मेरे पास सिर्फ d में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, है ना? और एटम पर क्या चार्ज आ गया? +2। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन किसके बाहर जाएंगे? जो शेल में बड़ा है, जिसकी शेल बाहर की तरफ है, जो नंबर बाहर की तरफ है यानी कि बड़ा नंबर है, उसी के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? या तो लॉस होंगे या उसी में गेन किए जाएंगे, राइट? तो हमारे पास अगर लॉस होगा तो 4s के इलेक्ट्रॉन का होगा, 3d के इलेक्ट्रॉन बिना किसी चेंज के वही रहेंगे। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है बेटा इस जिंक आयन की कॉन्फ़िगरेशन। तो रिमेंबर दैट जिंक एटम की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी, जिंक आयन की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी। सिमिलरली निकल की मैंने प्रेजेंस में लिखा कि ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, 4th पीरियड से है, ग्रुप नंबर 10 है। अगर मैं इसके भी आयन लिखूं, सपोज मैं इसको Ni2 पॉजिटिव में डालूं, तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि बाहर की तरफ कौन है? 4s बाहर की तरफ है। सो आई जस्ट रिमूव दिस 4s2। मेरे पास कितने बचेंगे? 3d8। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोले तो बेटा यहां तक ही कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन आनी है, अब 4s नहीं आएगा, ठीक है? नीचे आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 2-3 एग्जांपल हो गए हमारे, इसके बाद हम देखते हैं और 1-2 एग्जांपल आपको करवाती हूं। आयरन एटॉमिक नंबर 26 कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी, देखो इसको रीअरेंज कर लेंगे एक बार हम। 3d6 4s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि इसकी एनर्जी कम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? 3d में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? d में। तो कौन सी ब्लॉक हो गया ये? कौन सा ब्लॉक है ये? d ब्लॉक है। अब बारी आती है कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम कौन है? इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम कौन है? 4। सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो ये आयरन कौन से पीरियड से बिलोंग करना चाहिए? 4th पीरियड से। अब कौन से ग्रुप से है? जितने इलेक्ट्रॉन डी में हैं, जितने इलेक्ट्रॉन एस में हैं, उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। टोटल सम अप कितना आया? 8। तो ग्रुप नंबर क्या है? 8। सिमिलरली अगर मैं इसके आयंस में इसको कन्वर्ट करके देखूं, मैंने इसको कन्वर्ट किया Fe2 पॉजिटिव में।
जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ के जाएंगे? जो बाहर है। बाहर कौन है? 4s2। तो 4s क्या हो गया? 0। 3d6 एज इट इज। कॉन्फ़िगरेशन हो गई आर्गन 18 3d6। आप आर्गन लिखेंगे, 18 ना लिखें तो चलेगा। आर्गन 3d6 4s2 अब यहां से क्या हो गया? खत्म। अगर आयरन 3 पॉजिटिव होता, देखो हमारे s ऑर्बिटल के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, 2 दे चुका बेचारा, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? तीसरा इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है, जो बच गया, जो ऑर्बिटल बच गया उसी में से जाएगा। तो 3d6 में से ही अगला इलेक्ट्रॉन निकला और क्या बन गया? 3d5। दिस इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन Fe3 पॉजिटिव एंड दिस इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन Fe2 पॉजिटिव। ये एलिमेंट आयरन के लिए ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप आइडेंटिफिकेशन थी और उनके आयंस की कॉन्फ़िगरेशन थी। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट करने के लिए आती है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का ये तरीका भी है कि अगर आप 3D को बॉक्सेस में दिखाएं, तो ये 5 बॉक्स क्यों है? क्योंकि d ऑर्बिटल 5 सब ऑर्बिटल्स में टूटता है। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे आप यहाँ? 5। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। इसके 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप वो शो कर देंगे। कह रहा है इससे हमें क्या बेनिफिट है? इससे हमें बेनिफिट है कि हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक नेचर हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का तरीका होता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का तरीका है √n ब्रैकेट में n+2। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहाँ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? देखो ये तो पेयर्ड है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। आप n की जगह पर क्या रखेंगे? 4। 4 + 2 6। 6 इंटू में 4 24। आपको यहां से जो आंसर मिलेगा उसकी यूनिट क्या होगी? बोहर मैग्नेटॉन। और हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? मैग्नेटिक मोमेंट। यहां से एक और चीज कैलकुलेट की जा सकती है, उसको और देखते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। लेकिन अब की बार हम, जैसे हमने पीछे पढ़ा, पीछे इसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने ये लिखा था कि हम अगर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हमें n की वैल्यू चाहिए। ऐसे ही उस नोट में एक और चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है मैं आपको बताती हूँ कि अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, पीछे भी बताया था मैंने कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो हमारा जो नेचर है, मैग्नेटिक कैरेक्टर है, वो कैसा रह जाएगा? पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, वे सब ऑर्बिटल्स जब बनते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर हो जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर हो जाते हैं तो नेचर कैसा हो जाता है? डायमैग्नेटिक। आप ये 2 मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और ज्यादा याद रखने वाली बातें हैं, क्योंकि यहां से ही हम मैग्नेटिक कैरेक्टर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नेचर पैरामैग्नेटिक है तो वी हैव टू कैलकुलेट n पीछे बताया था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर डायमैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट नहीं होगा। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल और देखते हैं अपने एलिमेंट्स के, जिनके हमें ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड्स फाइंड आउट करने हैं। अभी अगला एग्जांपल हमने लिया क्रोमियम। ये मैंने आपको इससे पहले एक्सेप्शन में लिखवाया था कि कुछ एक एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है, जैसे क्रोमियम, कॉपर, या यूं लगा लीजिए इन्हीं के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं। हम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तब हम उनको पीरियड्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं, और हम टॉप टू बॉटम जब बात करते हैं तो वो हमारे ग्रुप होते हैं। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, मैंने इसको शॉर्ट किया आर्गन 4s2 3d4। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? इसको रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन रीअरेंज करने से एक बहुत ही अच्छी बात ये समझ में आ रही है कि अगर d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाए, एक 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। तब ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस d ऑर्बिटल को अगर ये s अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो d स्टेबल, d हाफ फील्ड स्टेबल है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी राइट कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। ये हम पहले कर चुके हैं।
अब यहाँ पर बारी आ रही है कि मैंने लिखा क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन। क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस की कॉन्फ़िगरेशन बताइए। सिंपली आस्क दैट कि राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन। तो आपको क्या करना है, आपको क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके दिखाना है। देखिए जरा 3D में कितने हैं 5, 4s में कितने हैं 1, हमें कितने का लॉस करना है 3 का लॉस करना है। एक ये गया और 2 इसमें से गए तो टोटल 3 आउट हो गए। हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में क्या बचा 3D3। 3D3 को मैं सब ऑर्बिटल में लिख के दिखाती हूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, बाकी दोनों खाली हैं। तीनों के तीनों पेयर कब होंगे, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे जाते अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब तीनों को मैं अनपेयर्ड कहूंगी और अनपेयर्ड का मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या बताया गया है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 3। तो क्या हम आसानी से यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी गुड। अब आते हैं एक और, चलिए इसके ग्रुप और ब्लॉक के बारे में और बात कर लेते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू दी डी ब्लॉक, d orbital, so it belongs from the d block. Very good, very good. And in which group 5 plus 1 equals to 6, in which group it belongs, it belongs to 6th group, right? And from the which period, period means the maximum, yeah, the biggest principal quantum number, that is 4, 4th period d block and 6th group. एक और एलिमेंट लेते हैं जो इन एलिमेंट से, इन मेटल से थोड़ा सा डिफरेंस है, सल्फर। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमारे पास हो गया सल्फर का 16 हमने ले लिया इसका। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। देखो कॉन्फ़िगरेशन हमने बिल्कुल सीक्वेंसली लिखी, इसको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। आपको बताया गया था कि 2p तक की कॉन्फ़िगरेशन हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सी नोबल गैस आ गई, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, नियॉन। बचा कौन 3s2 3p4। 3s2 3p4 हमारी कॉन्फ़िगरेशन है सल्फर की, सिर्फ सल्फर की। यहां से ही पता लगा लेते हैं कि ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। एक और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये ब्लॉक अदर देन डी है तो हमें ग्रुप कैसे पता चलेगा। लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहले ये देखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किसने किया, सिमिलर एनर्जी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जाहिर सी बात है ये पहले भरा गया और ये बाद में भरा गया, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां आया, पी ऑर्बिटल में। तो ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, पी ब्लॉक से। वेरी गुड। अब बारी आती है इसके ग्रुप नंबर को जानने की। बेटा यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को अकेले जोड़ तो लेंगे, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के और टोटल ग्रुप के बीच में एक डी ब्लॉक आ जाता है। डी ब्लॉक में टोटल होते हैं 10, तो हम क्या करेंगे 2 + 4 + 10, हर एक पी ब्लॉक एलिमेंट, ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हर एक पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 10 जरूर ऐड करना है, तभी हमें एक्चुअल ग्रुप मिलेगा। नाउ 2 + 4 + 10 कितना हो गया 16। सो द ग्रुप नंबर 16 फ्रॉम विच द सल्फर बिलोंग्स। कोई भी हो जो एस ब्लॉक से है तो उसका S1 और 2 ग्रुप हो जाएगा, लेकिन अगर वो पी ब्लॉक से है तो आपको उसके ग्रुप को कैलकुलेट करने के लिए 10 जरूर से जरूर ऐड करना है, अदरवाइज आपको ग्रुप सही नहीं मिलेगा। चलिए अब कह रहा है कि इसको हमने आयन में बदल दिया, जो कि है एनायन बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। पीछे कैटायन किए थे, ऊपर भी एग्जांपल हमारे कैटायन का है, लेकिन ये तो कोई एनायन है। एनायन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है। कॉन्फ़िगरेशन तो अब वाली है, जैसे कैटायन में आखिरी सब शेल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वैसे ही एनायन में आखिरी सब शेल में ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। आखिरी सब शेल कौन सी है 3p। कितने इलेक्ट्रॉन थे 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर आएंगे और क्या बन जाएगा 3p6 बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन।
अब 3p को मैंने यहाँ पर ऑर्बिटल की फॉर्म में दिखाया, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। यहाँ पर p के जितने भी सब ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं और सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड। सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड। यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। डायमैग्नेटिक कैरेक्टर अगर हमारे पास है तो n की वैल्यू क्या है, 0। n क्या थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू अगर 0 है तो हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे। वेरी गुड, आपको यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड्स। एक एग्जांपल है हमारे सामने, if the rest of the members are having a long or bigger atomic number, then how can we write the configuration? Atomic number 112। तो अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है कि भाई इतनी लंबी चौड़ी कौन लिखेगा, याद ही नहीं रहती, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, चलते चलते भूल जाते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरने हैं, तो आप एक काम किया कीजिए, जो नियरेस्ट नोबल गैस है, जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो जो इस एटॉमिक नंबर के नजदीक लगती है। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिख लोगे तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भर लीजिए। जैसे 112 रेंडम भर लिया 86, उसके बाद 7s2 4 5f14 6d 10। हमने इसको रीअरेंज किया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, देखिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल, राइट। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। अगर डी ऑर्बिटल में एंटर करता है तो इसका मतलब ये कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्यों, एक खास बात है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट में डी के अंदर 0 से 1 और 1 से 2 तक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन बातों को हम डिटेल में अपने नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि 5f14 है 6d10 है तो f में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो f ब्लॉक हो गया, नहीं। जब तक f में पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे तब तक d में 1 ही रहता है, तब तक d में 1 और 2 ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही 14 हो गए उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन सारे के सारे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा होगा, डी में। तो ये जो एलिमेंट है ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक से, राइट। अब डी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो आई डोंट थिंक कि मुझे ये बताना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप से है, इसका क्वांटम नंबर, इसका पीरियड नंबर क्या है। पीरियड नंबर वही होता है जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट मींस 7। It belongs from the 7th period and from which group? From 10 plus 2, 12th group of the periodic table and D block element, right? तो ये थी बेटा आपकी कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशंस में हमने कैटायन एनायन लिखना सीखा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पे। आपको रिमेंबर होगा हमने 4 शेप्स पढ़ी, SPDF, राइट। हमने ये 4 शेप देखी, हम इन चारों शेपों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ इतना देखना है कि बेसिक मोटो क्या है S, P, D और F को डिफरेंशिएट करने का। चलिए सबसे पहले देखते हैं S ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के होते हैं, जितने भी S हैं, 1s हैं, 2s हैं, 3s हैं, 4s हैं, सभी के सभी स्फेरिकल होंगे और सभी के सभी कैसे होंगे, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल इसलिए होंगे क्योंकि इनके रेडियल प्लेन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। बेटा सेकंड है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल जो है उसकी जो शेप होती है डंबल। ये जो बॉडी बिल्डिंग वाले, जो वेट लिफ्टिंग वाले जो डंबल्स यूज करते हैं आप लोग, जो जिम में यूज करते हो डंबल, जस्ट सिमिलर शेप ऑफ द डंबल, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं डंबल यहां से पकड़ने के लिए। तो पी ऑर्बिटल की शेप है बिल्कुल डंबल जैसी। पी ऑर्बिटल के पास 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। ये पहले भी डिस्कस हुआ है जब हमने इनकी मैग्नेटिक मोमेंट या इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालने की कोशिश की। px, py, pz। ये px, py, pz नाम कैसे पड़ा, देखिएगा इधर।
मैंने यहाँ पर 3D एक्सिस के अलोंग एक्सिस यानी कि हमने यहाँ पर लाइन ली है, एक्सिस ली है, यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग अगर डंबल की शेप आती है, अलोंग एक्स एक्सिस अगर डंबल की शेप आती है तो मेरे पास कौन सा सब ऑर्बिटल बनता है, px। अगर मेरे पास y एक्सिस के अलोंग डंबल की शेप आती है तो कौन सा ऑर्बिटल बनता है, py। अगर मेरे पास z एक्सिस के यानी कि इन बिटवीन टू एक्स एंड y z एक्सिस है, z एक्सिस के अलोंग आती है तो कौन सा ऑर्बिटल बनता है, pz। ऐसे ही हम d ऑर्बिटल की देखेंगे। चलो जैसे p ऑर्बिटल की हमने की वैसे ही d ऑर्बिटल की हम शेप देखते हैं, डबल डंबल। ठीक है, जैसे सिंगल डंबल था p ऑर्बिटल के लिए, वैसे ही अगर दो डंबल इकट्ठे जोड़ दिए जाएं, दो डंबल इकट्ठे काम करें तो उसको हम बोलते हैं डबल डंबल। अब दो ऑर्बिटल्स के लिए हमें दो एक्सेस एक साथ चाहिए। जैसे p ऑर्बिटल में हमने एक एक्सेस के लिए बनाया था, अब यहाँ पर दो ऑर्बिटल के लिए दो डंबल है तो दो ऑर्बिटल दो एक्सेस एक साथ चलेंगी। अगर हमारे पास ये डबल डंबल y और x एक्सेस पे है तो इन बिटवीन y और x एक्सेस बोला जाएगा dxy, इन बिटवीन y और z बोला जाएगा dyz, और z और x बोला जाएगा dzx। ये तीनों डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। देखिए डीजनरेटेड का मतलब होता है जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर हो। इलेक्ट्रॉन चाहे पहले इसमें जाए, चाहे इसमें जाए, चाहे इसमें जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस p ऑर्बिटल को 5 भाग में बांटूं, अगर मैं इन पहले को dxy बोलूं, dxy, dyz और dxz, तो इन तीनों की एनर्जी सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जा रहा है, जा सकता है, इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जा रहा है, यस इट्स मस्ट गो, क्योंकि इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम। बच गई ये दो, एक है जो दोनों एक्सिस के ऊपर काम कर रहा है, y और x, dx² माइनस y², इसकी एनर्जी इन तीनों से डिफरेंट है, ये इसका डीजनरेटेड नहीं है। एक है जो सिर्फ और सिर्फ z एक्सिस पे काम कर रहा है, dz², डबल काम कर रहा है, इसकी शेप डॉट नट या क्लॉक लॉन्ग जैसी होती है, तो ये दोनों डीजनरेटेड है। यानी इन दोनों के केस में अगर इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल कर दिया जाए, इट डजंट मैटर, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। डी ऑर्बिटल्स में डीजनरेसी इस तरीके से बांटी जाती है कि इन तीनों की एनर्जी सेम है, इन दोनों की एनर्जी सेम है। हम इन पांचों की एनर्जी सेम नहीं कह सकते। दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसके होते हैं, दो इसके होते हैं, दो इसके और दो इसके। डी के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डीजनरेसी क्या है, ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम। जैसे डी ऑर्बिटल की एनर्जी मैंने बांट दी, dxy, dyz, dxz और dx² माइनस y² dz²। देखिए उनकी तीनों की एक है, इन दोनों की एक जैसी एनर्जी। p ऑर्बिटल्स में सारे के सारे डीजनरेटेड होते हैं, px, py, pz, तीनों की एनर्जी सेम होती है। नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स क्या है, उससे पहले आप ये देखिए नोडल प्लेन क्या है। नोडल प्लेन एक्चुअल में क्या है, देखो आप इस प्रकार से एटम बोलते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है। न्यूक्लियस से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जगह पहली शेल, इनके बीच में जो जगह बचती है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो, उसके बाद एकदम से मैक्सिमम हो जाए, फिर अगली शेल तक फिर 0 हो जाए, यानी द गैप बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेल एंड शेल, जो बीच में गैप होता है उसको बोला जाता है नोडल प्लेन, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या रहे, 0, उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। और उस नोडल प्लेन यानी कि इस जगह को बोलते हैं नोड्स। तो हम किसी एटम में ये नोड्स कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इनको बोलते हैं नंबर ऑफ नोड्स। फॉर्मूला है n-l-1। आप n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जानते हैं, l को आप एजीमुथल क्वांटम नंबर से जानते हैं। n हमें शेल का नंबर देता है, l हमें सबशेल का नंबर देता है। ये अगर बातें हमें मालूम चल जाए तो हम आसानी से नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं। देखिए दो एग्जांपल है हमारे सामने। 1s, मेरे पास यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, l की वैल्यू s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है l की वैल्यू। n की वैल्यू 1,
L की वैल्यू 0, तो n माइनस एल माइनस 1 पुट किया तो मुझे क्या मिला 0, यानी कि 1s न्यूक्लियस से शेल के बीच में कोई नोड नहीं बनता, 0। ऐसे ही 2s के पास आते हैं, यानी कि इस पहली शेल के बाद दूसरी शेल आ गई, दूसरी शेल के लिए L की वैल्यू s है तो 0, 2 माइनस 0 माइनस 1, यानी कि एक नोडल प्लेन बनता है। जब अगली शेल स्टार्ट होती है तो एक नोडल प्लेन एटलीस्ट रहता है। आप कितने ही बड़े ऑर्बिटल की तरफ चले जाइए, आप इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिट कैलकुलेट करनी पड़े तो n-1, जितने शेल है उनमें से एक कम कर दीजिए, उतने ही क्या बन जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ नोड्स। यहाँ पर आई होप इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आई थिंक वी ऑलमोस्टली कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स। फिर भी हम एक बार रिवाइज करेंगे इनको, और जल्द ही कोई रिवीजन, कोई डाउट हमारा रहेगा तो उसको हम जल्दी पूरा करेंगे।